दोस्तों, आज जो आपका फ़ोन आपकी आवाज़ समझ लेता है, जो गूगल आपके सवालों का परफेक्ट जवाब दे देता है, जो कार आज खुद ब खुद ड्राइव कर सकती है, ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्या आपने कभी सोचा है कि मशीन्स को सोचना किसने सिखाया? आजकल तो एआई को लेकर बात हम सभी करते हैं, पर क्या आपको पता है कि इसका शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान स्टार्ट हो गया था? आज हम जानेंगे ऐसे ही दो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड्स के बारे में। एक था एलन ट्यूरिंग और दूसरे थे वाल्टर हैरी पिट्स। अगर ये दोनों ना होते तो शायद आज एआई भी ना होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। 1912 में रविंद्रनाथ टैगोर के नोबेल प्राइज जीतने से ठीक एक साल पहले लंदन के पास एक छोटे से शहर में एक बच्चे का जन्म हुआ, जिनका नाम पड़ा एलन मैथियस ट्यूरिंग। पर ये कोई ऑर्डिनरी बच्चा नहीं था। एलन के पिता जूलियस ईस्ट इंडिया कंपनी में ऑफिसर थे और इंडिया में काम करते थे। पर जब एलन पैदा हुआ तो माँ ने कहा, मैं अपने छोटे बेटे को इंडिया नहीं ले जाऊंगी, वहाँ की क्लाइमेट और कॉलोनियल सिचुएशन सेफ नहीं है। इस बात पर घर में इतनी फाइट हुई कि पिता इंडिया वापस चले गए काम के लिए और माँ इंग्लैंड में ही रह गई एलन के साथ। इमेजिन कीजिए, छोटा सा एलन सिर्फ 6 साल का और ऑलरेडी फैमिली में सेपरेशन। पर ये लोनलीनेस ने एलन को कुछ और ही बनाया। जब दूसरे बच्चे क्रिकेट और फुटबॉल खेल रहे होते, एलन बुक्स पढ़ते रहता। जब दूसरे बच्चे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते, एलन नंबर और पैटर्न के साथ खेलता। एक दिन की बात है, एलन की माँ ने एलन को एक वुडन पजल गिफ्ट किया। बस 6 साल का बच्चा, और उसने कॉम्प्लेक्स पजल सॉल्व कर दिया इन मिनट्स। टीचर्स भी सरप्राइज रहते थे कि बच्चा कैसे इतना डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट्स इजीली समझ लेता है। 13 साल की उम्र में स्कूल में आइंस्टाइन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी पढ़ाई, और नॉट जस्ट पढ़ाई, एक्सप्लेन भी की अपनी क्लासमेट्स को। एलन का दिमाग कुछ अलग ही तरीके से काम करता था। वो पैटर्न्स देखता था जहां दूसरे लोग सिर्फ केओस देखते थे। ये क्वालिटी बाद में बहुत काम आई। तभी कौन जानता कि ये लड़का आगे जाकर करोड़ों लोगों की जिंदगी बचाने वाला था। 1923 में अमेरिका के डेट्रॉयट शहर में, जहां फोर्ड मोटर कंपनी की फैक्ट्रीज दिन रात स्मोक निकल रही थी और मशीन्स की आवाज़ गूंज रही थी, तभी एक और हीरो का जन्म हुआ, वाल्टर हैरी पिट्स। पर यह बच्चा बिल्कुल डिफरेंट एनवायरनमेंट में पैदा हुआ। वाल्टर के पिता एक ऑर्डिनरी फैक्ट्री वर्कर थे, इमोशनलेस, बस पैसे कमाने में फोकस्ड। घर की फाइनेंशियल कंडीशन भी टाइट थी। हर मंथ एंड आते आते पैसा मैनेज करना भी मुश्किल होता था। माँ साइलेंट टाइप थी, जैसे लाइफ को बस समाओ काट रही हो। जब दूसरे बच्चे स्ट्रीट्स गेम खेल रहे होते, वाल्टर लाइब्रेरी में घुसे रहता। 12 साल की एज में उसने खुद लैटिन और ग्रीक सीख ली। मतलब व्हाइल अदर किड्स वर स्ट्रगलिंग विद बेसिक इंग्लिश, ये बच्चा एंशिएंट लैंग्वेजेस में मास्टर कर चुका था। एक दिन उसने लाइब्रेरी में देखी प्रिंसिपिया मैथमेटिका, बर्ट्रैंड रसेल और अल्फ्रेड नॉर्थ व्हाइटहेड की फेमस बुक। ये बुक इतनी डिफिकल्ट है कि यूनिवर्सिटी के पीएचडी स्टूडेंट्स भी इसको समझने में स्ट्रगल करते हैं। पर वाल्टर ने ना सिर्फ इसको समझा, बल्कि बुक्स में एरर्स भी फाइंड कर लिए। उसने हिम्मत करके रसेल को लेटर लिखा, डियर सर, मैं आपकी बुक पढ़ रहा हूँ और मुझे लगता है यहाँ कुछ मिस्टेक्स है। और सरप्राइज, रसेल ने रिप्लाई किया। उन्होंने थैंक यू कहा उस 15 साल के बच्चे को जो उनकी मैथमेटिकल एरर्स पॉइंट आउट कर रहा था। पिता चाहते थे वाल्टर स्कूल छोड़कर फैक्ट्री में काम करे, बस पैसा कमाना जरूरी है, ये बुक्स क्या काम आएगा। पर वाल्टर का दिमाग डिफरेंट लेवल पर काम कर रहा था। एक रात डार्कनेस में घर छोड़कर भाग गया। डेस्टिनेशन शिकागो। शिकागो में भी कंडीशन ईजी नहीं थी। कभी कभी तो यूनिवर्सिटी की क्लासेस छुप के करना पड़ता, क्योंकि एडमिशन अफोर्ड नहीं कर सकता था। पर उसी टाइम मिला रिडोल्फ कार्नेप, फेमस फिलोसोफर और लॉजिशियन। कार्नेप शौक था कि ये लड़का, जिसका कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं, मॉडर्न लॉजिक और फिलोसफी का इतना डीप डिस्कशन कैसे कर सकता है। उन्होंने वाल्टर को अपना अनऑफिशियल स्टूडेंट बना लिया और अपने पास ही रख लिया। 1942 में एक रेस्टोरेंट में वाल्टर का मीटिंग हुई वार्डन मैककलक से, जो न्यूरोफिजियोलॉजिस्ट थे और स्टडी कर रहे थे कि ह्यूमन ब्रेन कैसे काम करता है। मैककलक ने वाल्टर की मैथमेटिकल ब्रिलियंस देखी और प्रपोज किया, क्या हम ब्रेन को मैथमेटिकल मॉडल में कन्वर्ट कर सकते हैं? यह आइडिया रिवोल्यूशनरी थी। जस्ट थिंक अबाउट इट। आज आप कैलकुलेटर यूज करते हैं मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स सॉल्व करने के लिए, पर क्या ब्रेन भी एक कॉम्प्लेक्स कैलकुलेटर है? क्या न्यूरॉन्स भी मैथमेटिकल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? वाल्टर और मैककलक ने डिस्कवर किया कि न्यूरॉन्स बेसिकली लॉजिकल गेट्स की तरह काम करते हैं। अब सवाल उठता है कि यह लॉजिकल गेट या फिर लॉजिक गेट होता क्या है? लॉजिक गेट्स डायरेक्टली मशीन्स में यूज होते हैं, स्पेशली कंप्यूटर्स, कैलकुलेटर्स, मोबाइल फोन्स, वॉशिंग मशीन, रिमोट कंट्रोल, ऑलमोस्ट हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में। लॉजिक गेट को तुम मशीन का डिसीजन मेकर समझ लो। एग्जाम्पल के तौर पर कैलकुलेटर में तुमने 2+2 डाला, उसके अंदर छोटे छोटे लॉजिक गेट्स नेटवर्क कैलकुलेशन करके आंसर 4 शो करते हैं।
कंप्यूटर के अंदर सीपीयू लाखों करोड़ों लॉजिक गेट से बना होता है। ये गेट से डिसाइड करता है कि कौन सा काम परफॉर्म करना है और कौन सा काम नहीं। इमेजिन कीजिए आपको एक टीवी ऑन करना है। पहले आप चेक करेंगे कि टीवी का रिमोट में बैटरी है या फिर नहीं, एंड देन आप चेक करेंगे कि टीवी का प्लग कनेक्टेड है या नहीं। अगर दो कंडीशन ही फुलफिल होता है, मतलब अगर रिमोट में बैटरी है और टीवी का प्लग भी लगा हुआ है, तब टीवी ऑन होगा। ये एक तरह का लॉजिक गेट है। अगर दोनों इनपुट ही करेक्ट है तो आउटपुट डिसाइड होता है। इसको एंड गेट कहते हैं। लॉजिकल गेट में एंड गेट के अलावा भी नॉट गेट, ऑर गेट, नैंड गेट, बहुत सारे गेट्स होते हैं। वाल्टर एंड मैककलग ने भी रिसर्च करके ये पता लगाया कि हमारे ब्रेन भी इस लॉजिक गेट की तरह कंडीशन देखकर आउटपुट देते हैं, और ब्रेन में भी ऐसे ही एंड गेट, ऑर गेट, नॉट गेट का कंडीशन फुलफिल होते हैं। लाइक आप ये सोचते हो कि एग्जाम देना है, मतलब इस कंडीशन में इनपुट्स होगा। पहला इनपुट प्रिपरेशन लेवल गुड और बैड, सेकंड इनपुट हेल्थ कंडीशन फिट या फिर सिक, थर्ड इनपुट टाइम अवेलेबिलिटी इनफ या फिर लेस, फोर्थ इनपुट इंपॉर्टेंस ऑफ द एग्जाम हाई या फिर लो। अगर 3 आउट ऑफ 4 इनपुट्स पॉजिटिव है तो डिसीजन होगा गो फॉर द एग्जाम। अगर 2 या फिर उससे कम पॉजिटिव है तो डिसीजन स्किप द एग्जाम। ये एग्जैक्टली लॉजिक गेट्स जैसा है, मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट। इस डिस्कवरी से पता चला कि ब्रेन एक बायोलॉजिकल कंप्यूटर है, और अगर ब्रेन कंप्यूटर है तो आर्टिफिशियल ब्रेन भी बन सकता है। ये कॉन्सेप्ट ही न्यूरल नेटवर्क का फाउंडेशन बना। आज जो एआई आपके फोटोज में फेसेस रिकॉग्नाइज करते हैं, जो वॉइस असिस्टेंट आपकी आवाज समझ लेता है, ये सब न्यूरल नेटवर्क्स यूज करते हैं। और ये सब शुरू हुआ था वाल्टर और मैककलग के उस फ्यूचर चेंजिंग डिस्कवरी से। मीनवाइल एलन ट्यूरिंग बड़ा होकर कैम्ब्रिज और फिर प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में मैथमेटिक्स पढ़ रहा था, पर उसका फोकस सिर्फ कैलकुलेशन पर नहीं था। वो सोचता था कि कैलकुलेशन फ्यूचर में कौन करेगा, ह्यूमंस या फिर मशीन्स। 1936 में सिर्फ 24 साल की एज में ट्यूरिंग ने कंसेप्ट दिया ट्यूरिंग मशीन का। ट्यूरिंग मशीन एक रियल मशीन नहीं थी, बल्कि एक सोचने का मॉडल था। एलन ट्यूरिंग ने इमेजिन किया था एक ऐसा मशीन जो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है, बस कंडीशन ये है कि उसको स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन दिया जाए। सोचो तुम अपने फ्रेंड को पिज्जा ऑर्डर करने के लिए गाइड कर रहे हो। फोन उठाओ, नंबर डायल करो, ऑर्डर बोलो, एड्रेस दो एंड देन पेमेंट करो। ये सारे स्टेप्स मिलकर एक एल्गोरिदम बन गए। अगर तुम्हारे दोस्त ने एग्जैक्टली ये स्टेप्स फॉलो किया तो पिज्जा आएगा ही आएगा। बस इसी तरह ट्यूरिंग मशीन भी इंस्ट्रक्शन फॉलो करती थी और स्टेप बाय स्टेप काम करके प्रॉब्लम सॉल्व करती थी। आज तुम चैट जीपीटी से शुरू करके कोई भी एआई मॉडल उठाओ, वो वही ट्यूरिंग का कॉन्सेप्ट फॉलो करते हैं, पर वो आज और भी एडवांस हो गया है। अगर तुम मशीन से वेदर पूछना चाहते हो तो तुम्हें ट्यूरिंग कॉन्सेप्ट के हिसाब से पहले लिखना पड़ेगा सैटेलाइट डाटा उठाओ, टेम्परेचर चेक करो, क्लाउड्स का एनालिसिस करो, रेन प्रोबेबिलिटी निकालो, फिर बताओ, तभी मशीन आंसर देती। आज तुम बस बोलते हो आज का वेदर बताओ। तुमने स्टेप बाय स्टेप कुछ नहीं लिखा, बस अपनी इंटेंट बोला। एआई के पास पहले से ही ये एल्गोरिदम स्टोर है कि कैसे वेदर को प्रेडिक्ट करना है, कैसे डाटा को चेक करना है, कहाँ पर डाटा रिसोर्सेस मौजूद है। इसलिए एआई अपने अंदर ये एल्गोरिदम सेट कर लेता है और आपको आंसर दे देता है। ये बस एक ट्यूरिंग कॉन्सेप्ट का ही एडवांस वर्जन है, जो डाटा स्टोर होने की वजह से आपको नहीं लिखना पड़ता। अब जाते हैं 1939 पे, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम पे। जर्मन्स अपने सीक्रेट मैसेजेस भेजने के लिए यूज कर रहे थे द एनिग्मा मशीन, एक कॉम्प्लेक्स कोडिंग डिवाइस। ये मशीन मैसेजेस को इतना कॉम्प्लिकेट कर देती थी कि डिकोड करना इम्पॉसिबल लगता था। जर्मन सोल्जर्स अटैक एट डॉन टाइप करेंगे और एनिग्मा आउटपुट देगा XFTQMJFGHNWR टाइप कुछ। हर दिन मशीन की सेटिंग्स चेंज हो जाती थी, तो कोड क्रैक करना और भी मुश्किल। मतलब आज अटैक ऑन डॉन का मतलब अगर ये होता है तो नेक्स्ट डे उसका मतलब कुछ और ही हो जाता। अब देखो ये मशीन का कोड डिकोड करना इतना मुश्किल क्यों था। सोचो तुम और तुम्हारे दोस्त एक लॉकर सिस्टम यूज कर रहे हो। स्टेप 1 एंट्री वायरिंग और ब्लैक बोर्ड। जैसे तुम लॉकर में ए लेटर डालते हो वो उसे एम में चेंज कर देता है। स्टेप 2 रोटेटिंग लॉकर और रोटर्स। उसके बाद वो एम और भी 3 लॉकर के थ्रू एक फाइनल लॉकर में पहुंचता है। एम अंदर जाके पहले लॉकर में पी बन गया, दूसरे लॉकर में एक्स और तीसरे लॉकर में एल। स्टेप 3 मिरर और रिफ्लेक्टर। लास्ट लॉकर में एक मिरर है जो लेटर को बाउंस करके वापस भेजता है और वापस आते टाइम वो कुछ और में बदल जाता है। स्टेप 4 आउटपुट और बल्ब। जब बाहर आया तो एल की जगह एक बल्ब टी पे ग्लो किया। मतलब मैंने इनपुट तो ए डाला पर आउटपुट निकला टी, और हर लेटर के बाद वो लॉकर रूम्स घूम जाता है। इसलिए अगर तुम दोबारा ए टाइप करोगे तो शायद क्यू या फिर जे बन जाए। और रोज सुबह मशीन का सेटअप चेंज होता था।
अब जरा इमेजिन करो कि सिर्फ एक लेटर को अगर एनिग्मा इतना कॉम्प्लेक्स कर सकता है तो पूरे मैसेज को कितना कॉम्प्लेक्स कर पाएगा। इसलिए इसे डिकोड करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सीक्रेट लोकेशन बेल्चली पार्क पर बेस्ट माइंड्स गैदर की और ट्यूरिंग मेन पर्सन था। टीम ने बनाया द बॉम्बे मशीन जो ऑटोमेटिकली एनिग्मा कोड्स क्रैक कर सकती थी। ट्यूरिंग ने ऑब्जर्व किया कि एनिग्मा में वीकनेस है। कोई लेटर कभी अपने आप में कन्वर्ट नहीं होता, मतलब ए कभी ए नहीं बनेगा, बी कभी बी नहीं बनेगा। इस पैटर्न को यूज करके बॉम्बे मशीन डेली सेटिंग्स गेस कर लेती थी। इमेजिन करो डेली 17,576 पॉसिबल सेटिंग्स थे और मैनुअली चेक करना इम्पॉसिबल था, पर बॉम्बे ने यह काम आवर्स में कर दिया। रिजल्ट, अलाइंड फोर्सेस जर्मन मूवमेंट्स प्रेडिक्ट कर सकते थे, सबमरीन अटैक से बच सकते थे। हिस्टोरियंस कैलकुलेट करते थे कि बॉम्बे की वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर 2 साल पहले ही खत्म हो गया और 1.4 करोड़ लोगों की जान बच गई। ट्यूरिंग ने प्रूव कर दिया कि मशीन ह्यूमन इंटेलिजेंस को असिस्ट कर सकते हैं, इवन एक्सीड कर सकते हैं स्पेसिफिक टास्क में। वॉर के बाद 1950 में ट्यूरिंग ने फेमस पेपर लिखा जिसमें प्रपोज किया ट्यूरिंग टेस्ट। ये टेस्ट डिसाइड करता है कि मशीन ट्रूली इंटेलिजेंट है या नहीं। टेस्ट सिंपल है। इमेजिन करो आप 2 लोगों से चैट कर रहे हो, मतलब आप उन्हें फिजिकली नहीं देख सकते, सिर्फ उनका रिप्लाई देख सकते हो, पर उन दोनों के अंदर एक इंसान है और एक है मशीन। अगर आप उनके रिप्लाई पढ़कर कौन सा इंसान और कौन सा मशीन का रिप्लाई है ये डिसाइड नहीं कर पाए तो वो मशीन ट्यूरिंग टेस्ट पास कर गया, मतलब वो मशीन रियली इंटेलिजेंट है। इमेजिन आप व्हाट्सएप पर चैट कर रहे हैं। आपने पूछा क्या आज बारिश हो रही है, तो रिस्पॉन्स ए आया हाँ यार सुबह से बारिश चल रही है, अम्ब्रेला लेके बाहर जाना पड़ेगा। और रिस्पॉन्स बी, current weather data indicates precipitation with 78% humidity levels. Obviously, response A human लगता है और response B machine like. ट्यूरिंग टेस्ट पास करने के लिए मशीन को response A जैसा नेचुरल लगना चाहिए। वॉल्टर और मैककलक का न्यूरल नेटवर्क थ्योरी और ट्यूरिंग का मशीन इंटेलिजेंस कॉन्सेप्ट, ये दोनों आइडियाज मर्ज होकर मॉडर्न एआई बनी। आज जो आप देखते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, फोटो में ऑटोमेटिकली फ्रेंड्स को टैग कर देते हैं, न्यूरल नेटवर्क्स फेस रिकॉग्निशन के लिए यूज करते हैं। गूगल मैप्स ट्रैफिक प्रेडिक्ट करके बेस्ट रूट सजेस्ट करते हैं, मशीन लर्निंग एल्गोरिदम्स यूज होते हैं। नेटफ्लिक्स, यूट्यूब आपके इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रिकमेंडेशन देता है, यह आपका बिहेवियर पैटर्न एनालिसिस करती है। वॉइस असिस्टेंट्स एलेक्सा, गूगल असिस्टेंट, सीरी, ये सब स्पीच रिकॉग्निशन और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यूज करते हैं। न्यूरल नेटवर्क्स का बेसिक प्रिंसिपल सेम है जो वॉल्टर ने डिस्कवर किया था। आर्टिफिशियल न्यूरॉन्स जो इनपुट प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करते हैं, बस ये और भी एडवांस हो गया है। ट्यूरिंग टेस्ट आज भी स्टैंडर्ड है एआई इंटेलिजेंस मेजर करने के लिए। रिसेंट में जीपीटी मॉडल्स ने ऑलमोस्ट ह्यूमन लाइक कन्वर्सेशंस अचीव कर लिया है। डिस्पाइट ब्रिलियंट कंट्रीब्यूशंस, वॉल्टर का लाइफ ट्रेजिक था। फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, रिकॉग्निशन कम मिला, डिप्रेशन में चले गए इवेंचुअली, पर उसके आइडियाज ने दुनिया चेंज कर दी। ये लेसन है कि जीनियस कहीं भी हो सकते हैं, एक्सपेंसिव स्कूल्स में नहीं, रिच फैमिलीज में नहीं। वॉल्टर डेट्रॉयट के फैक्ट्री वर्कर का बेटा था, पर उसने एआई की फाउंडेशन की नींव रखी। ट्यूरिंग ने वायर में मिलियंस की जान बचाई, पर उस टाइम रिकॉग्निशन नहीं मिला सीक्रेसी के कारण। लेटर लाइफ में पर्सनल स्ट्रगल्स फेस किया। 1954 में सिर्फ 41 इयर्स की एज में मिस्टीरियस डेथ हो गई। डिकेड्स बाद ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ऑफिशियली अपोलोजाइज किया और एक्नॉलेज किया ट्यूरिंग का कंट्रीब्यूशन। आज ट्यूरिंग अवार्ड कंप्यूटर साइंस का नोबेल प्राइज माना जाता है। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, ये प्रेजेंट और फ्यूचर की कहानी है। वॉल्टर ने दिखाया कि मैथमेटिकल मॉडल से बायोलॉजिकल प्रोसेस अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ट्यूरिंग ने प्रूव किया कि मशीन्स इंटेलिजेंट बन सकती है। आज यह सब जगह है, आपके फोन में, कार में, बैंक में, हॉस्पिटल में, सेल्फ ड्राइविंग कार्स में, मेडिकल डायग्नोसिस, वेदर प्रेडिक्शन, स्पेस एक्सप्लोरेशन, सब जगह एआई का कंट्रीब्यूशन है। फ्यूचर में एआई और भी एडवांस होगी। क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेसेस, आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, ये सब पॉसिबिलिटीज है, पर फाउंडेशन वही है जो वॉल्टर और ट्यूरिंग ने रखा आज से 80 साल पहले। जस्ट याद रखो, हर बड़ी इन्वेंशन एक सिंपल सवाल से शुरू होती है। वॉल्टर ने पूछा था क्या हम ब्रेन को मैथमेटिकली मॉडल कर सकते हैं। ट्यूरिंग ने पूछा था क्या मशीन सोच सकती है। अब सवाल यह है, तुम कौन सा क्वेश्चन पूछोगे जो दुनिया बदल दे। इस एआई सीरीज का भी और भी बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, लाइक न्यूरल नेटवर्किंग। आज हम सेकंड्स में मन चाहे इमेज एआई से जनरेट कर लेते हैं, पर ये असल में बनते कैसे है, और भी बहुत कुछ विद फैसिनेटिंग एंड माइंड ब्लोइंग एक्सप्लेनेशन। So subscribe fast and join to this channel and let's explore the unknown with uniqueness.